Assalamu alaikum and welcome. मैं हूं अली फरहान and you're watching Your Narrative produced by Visual Jungle. Today we're going to talk about freelancing. Freelancing है क्या? इसमें किस तरह से कामयाबी हासिल की जा सकती है? इसमें क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं और इनको किस तरह से हल किया जा सकता है? इन तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करने के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं सैफुर रहमान, जो कि ना सिर्फ खुद एक फ्रीलांसर हैं बल्कि मुख्तलिफ सरकारी अदारों में पढ़ाते भी रहे हैं. सो लेट्स टॉक टू सैफुर रहमान. अस्सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन प्लेजर। अच्छा सैफ, सबसे पहले ये बताएं कि फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग मेरी नज़र में एक ऐसी एक्टिविटी है जो कोई भी इंसान अगर उसके पास लैपटॉप या इंटरनेट है तो वो अपने घर बैठ के या कहीं और बैठ के वो उसको परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली जिस तरह लोग बिजनेस करते हैं ऑनलाइन दराज वगैरह पे, वो अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट करते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी सर्विस बेचते हैं। सर्विस इन अ सेंस कि कोई आपके पास स्किल होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वेब डेवलपर हैं, उसकी आप एक सर्विस बेचते हैं जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको हायर करके उसको अवेल करते हैं। इसमें आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ रिमोट बेस्ड। और कोई भी है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी आपका एज ब्रैकेट है उसमें रहकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट एक है कि आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपका किस तरह से आना हुआ फ्रीलांसिंग की तरफ? अच्छा, मेरा फ्रीलांसिंग में आना इस तरह हुआ कि वो कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। या ठीक है, तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना वो खुद ही फंड करूं। अब हुआ ये कि मैं एक इवेंट पे गया, एक यूथ इवेंट था, उसमें मेरा जाने का वैसे बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन वहाँ पे गया, 4 दिन का इवेंट था। इट वाज एन ओके इवेंट और मेरा ख्याल ये था कि मैं उसमें कुछ सीखूंगा नहीं। तो जब चौथा दिन था, इवेंट खत्म हो रहा था, तो मैं अपने आप को ये कहता कि सैफ ज़ाया हो गए 4 दिन, पैसे भी ज़ाया हुए। लेकिन हुआ ये कि जब हम वापसी आ रहे थे तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था जो कि आज मेरे मेंटोर हैं। उनसे वैसी बातचीत चल रही, उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा अभी तो वेला ही हूँ, ज़रा पढ़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं आप फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों नहीं आते? तो मैंने उन्हें कहा यार मैं अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन करना चाहता हूँ, फंड करना चाहता हूँ, और ये फ्री की बातें कर रहे हैं। उसमें फ्री का वर्ड था ना फ्रीलांसिंग का। अच्छा, उस वक्त आप फ्रीलांसिंग को जानते ही नहीं थे कि ये मैं है क्या? बिल्कुल जानते ही नहीं था, आई वाज क्लूलेस। मेरे माइंड में ये था कि यूनिवर्सिटी कंप्लीट करूंगा, जॉब करूंगा, 9 to 5 कमाऊंगा और बनाऊंगा अपनी चीज़ें। अच्छा, जो टिपिकल एक जो सोच बिल्कुल। होती। तो वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन थी स्टेप्स, जिसको मैंने ज्वाइन किया, उनसे ट्रेनिंग ली और अपनी फाइवर पे जाके प्रोफाइल बना ली। अब जो उस पर प्रोफाइल बनाई, अभी तक यकीन नहीं था कि काम होगा कि नहीं। ऑनलाइन काम का आपको पता है थोड़ा सा होता है कि स्कैम वगैरह ना हो। हाँ, मंडे को मैंने गिग बनाई, मंडे देता दिन याद नहीं है, तारीख याद नहीं है, थर्सडे को मुझे ऑर्डर आ गया। $5 का ऑर्डर था, बट इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी। मुझे अभी तक याद है वो जिस तरह वो एक वो डायलॉग फेमस है ना कि इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अच्छा। तो वो वाली मेरी फीलिंग थी। और फिर वहाँ से मेरी फ्रीलांसिंग का आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2015 की बात है। उसके बाद मेरी लाइफ में जितने मेरे एक्सपेंसेस थे वो मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई भी एक पेनी नहीं ली। दी अच्छा। ज़रूर होगी, मतलब जो भी चीज़ें मेरी यूनिवर्सिटी फंडिंग, उसके बाद जहाँ मैंने बाहर भी ट्रैवल किया है, माशाल्लाह। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव सेल्फ फाइनेंस। तो उसके बाद फिर मैं पंजाब आईटी बोर्ड के साथ 2017 में मुंसलिक हुआ, क्योंकि मैं अपनी फ्रीलांसिंग करियर के बलबूते पे वहाँ पे हायर हुआ। आई वाज द यंगेस्ट ट्रेनर देयर। वहाँ पे मैंने 5 साल काम किया और तकरीबन 2000 से ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेन किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लस अच्छा, फ्रीलांसिंग से माशाल्लाह। रिलेटेड। और वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था 2022 में, अच्छा, जून में। माशाल्लाह। और उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो फिर मैंने अपनी एजेंसी शुरू की जिसका नाम है नॉय क्यूब। उसको आप न्यू क्यूब भी कह सकते हैं। अब आजकल मैं उस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा साहब, ये बताएं कि चलो ये तो आपका जर्नी था, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फ्रीलांसिंग की तरफ आने के लिए, और उसके साथ साथ ये कि कौन कौन सी स्किल उसको एक्वायर करनी चाहिए? यानी क्या वो सीखा हुआ होना चाहिए पहले से ही कि वो फ्रीलांसिंग कर सके, इसके काबिल हो सके? जो भी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है तो कुछ स्टूडेंट्स के पास स्किल्स होती है, कुछ के पास नहीं होती। उनको एटलीस्ट 3 से 6 माह का जो है ना कोई स्किल बेस उनको प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नहीं है कि उनको उस तरह ट्रेन करें। एक तो वो उनको प्रोग्राम करना पड़ेगा और उस स्किल पे उनको महारत हासिल करनी पड़ेगी। उस स्किल के महारत हासिल करने के बाद
बेसिकली उनको अपने ना पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे भी कहते हैं कि सर हम लोग किस तरह किसी क्लाइंट के साथ काम करें, हम तो अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं। तो आप सिंपली उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप किसी फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्किल चूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की 6 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं फॉर एग्जांपल। सही। आप किसी भी बिज़नेस को पाकिस्तान में जो कि अभी मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, उसको मैसेज करें कि मैं आपका जो है इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज उसको मैनेज करना चाहता हूँ। वो ज़रूरी आपको जो है 2-3 महीने के लिए हायर कर लेगा, और अगर आपका काम अच्छा हुआ तो हो सकता है वही आपको एक परमानेंट क्लाइंट डेवलप कर ले। तो सही। सबसे पहले चीज़ तो आपने पोर्टफोलियो पे काम करना है। उसके बाद आपके पास कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं फाइवर पर। फाइवर है, जिस तरह अपवर्क है, ठीक है? ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं मेजर जिन पे फ्रीलांसर जो है वो काम करते हैं। उसके अलावा guru.com और पीपल पर आवर है, freelancer.com है। अब इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे साइन अप करना फ्री है, आप इन पे जाके अपना साइन अप करें, लेकिन आप पोर्टफोलियो थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस लेकर जाएँ। यहाँ पर जब कोई भी स्टूडेंट जाएगा, वो अपनी वहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल बिल्ड करेगा, हम्म, हम्म। और उसने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के साथ पर अगर हम फाइवर की बात करें तो उसमें उसने अपनी डेवलप करनी है गिग। सही। बेसिकली गिग एक लिस्टिंग होती लेकिन है। एक इसमें सवाल जो अराइज ये होता है कि मिसाल के तौर पर जो एक फ्रेश स्टूडेंट है जिसको आप कोई ना कोई स्किल एक्वायर करने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि उसको ज़्यादा कामयाब स्किल्स कौन सी हैं जो फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सके। मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या इस तरह की कोई सोशल मीडिया की कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो क्या नॉर्मल इस तरह की कोई स्किल लेके अगर कोई आना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, फाइवर की अगर हम बात करें ना, तो उसमें तो 16,000 से ज़्यादा स्किल्स बेच रहे हैं लोग। लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि हर बिजनेस को उसकी ज़रूरत है। इस तरह हमने ग्राफिक डिज़ाइन की बात की है, इसी तरह वेब डेवलपमेंट है, ठीक है? उसकी फील्ड बहुत वसी है। उस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग है और अच्छा। वर्चुअल असिस्टेंट्स है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक स्टूडेंट जिसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन फील्ड्स में जा सकता है। वेब डेवलपमेंट थोड़ी-सी एडवांस है, लेकिन अगर आप उसमें चले जाएँ, तो आप अगर ट्रेनिंग लें 6 माह की, तो आप उसमें सीख सकते हैं। ये तो हो गई कुछ मेजर स्किल्स। इसके अलावा भी बहुत से स्किल्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में फॉर एग्जांपल हर बिज़नेस को जो है उसकी ज़रूरत है। आजकल जो है एनएफटीज़ और क्रिप्टोज़ का काफ़ी ज़्यादा काम है, तो उसकी स्किल की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐप डेवलपमेंट की, वो वेब डेवलपमेंट में आ जाएगा। ये स्किल एक ऐसी है जिसकी रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और आगे जाके अगर हम देखें तो एआई, अगर आप फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसी स्किल है जो कि मैं एडवांस लेवल में समझता हूँ, हाई पेइंग स्किल है, लेकिन ये भी ऐसी स्किल है जिसको आप एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने इससे कबल आपने बात की कि प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि फाइवर है, 2 मेजर ही हैं मेरा ख्याल है, फाइवर या अपवर्क। अपवर्क, ये ज़्यादा लोगों में कॉमन है। तो ये बताएं कि फाइवर में किस तरह से काम को स्टार्ट किया जा सकता है, यानी एक फ्रेश स्टूडेंट जो है, एक लेमैन है, वो किस तरह से स्टार्ट ले इसमें? देखें, उसमें ये है कि जब आपका फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, आप फाइवर पे जाते हैं, साइन अप करते हैं, उसमें आप बनाते हैं गिग, ठीक है? उसको आप एक लिस्टिंग कह सकते हैं, जिसमें आप कोई भी अपनी सर्विस जो भी आपने जिसमें महारत हासिल की है 6 महीने, उसको आप वहाँ पे जाके सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई विल डिलीवर सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स फॉर यू। वो आपने वहाँ पे एक गिग जो है बना दी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो गिग है, ये क्या उनकी कोई टर्मिनोलॉजी है या कि क्या है गिग? ये सिंपल आप इसको कह लें, आपकी एक लिस्टिंग है जिसमें आप फॉर एग्जांपल दराज का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं और कस्टमर जाके उन प्रोडक्ट्स को सर्च करता है और आप जाके नॉर्मली उसको खरीदते हैं। इसी तरह फाइवर पे काम करने का तरीका ये है कि जो भी फ्रीलांसर है वो अपनी बेसिकली सर्विस को लिस्ट करेगा, जिसको उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी हुई है गिग को। इसमें वर्किंग का प्रोसेस ये होता है कि जब आप अपनी गिग को अपलोड करते हैं तो क्लाइंट जो है मार्केट में फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्च करता है, ठीक है, कीवर्ड सर्च करता है, तो उसके पास ना मल्टीपल जो है ना फाइवर उसको गिग्स शो करता है। आप कहीं ना कहीं उस कीवर्ड पे शो होते हो, क्लाइंट आपकी गिग को ओपन करता है और आपको फिर उस तरह बेसिकली रीच करता है। बेसिकली इसमें ऐसा नहीं होता कि आप क्लाइंट के पास खुद जा रहे हो, आप एक समझ लें आप एक दुकान खोल लेते हैं गिग की उसमें एविज में, और क्लाइंट आपको उसमें रीच करता है, और इस तरह फिर इसमें वर्किंग होती है फाइवर पर। तो वो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो आपने दुकान में एक माल की तरह सजाई हुई है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। Yes. तो वो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पढ़ता है और आपको अप्रोच करता है कि भाई मुझे ये चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही सही। तो इसी को आप कह रहे थे कि आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें अच्छे तरीके से। जी। जब आप फॉर एग्जांपल फाइवर पर आ गए ना,
तो अब इश्यू ये आता है कि बहुत से लोग अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम नहीं करते हैं। जो ये मैं गिग्स की बात कर रहा था, जब आप बिल्कुल एक न्यू सेलर होते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन होता है 7 गिग्स बनाने का। सही। ठीक है, आपने 7 गिग्स वो लाजमी तौर पे कंप्लीट करनी है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स में आप जाके ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1 गिग बना ली, 2 गिग बना ली, तो आप कहें कि अब हमें शायद क्लाइंट खुद ही रीच करना शुरू कर देगा। अच्छा। इसमें ऐसा होता है कि आपने 7 गिग्स सबसे पहले कंप्लीट करनी है, और वो अपनी आपकी सर्विसेज से रिलेटेड 7 गिग्स होंगी। आप प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा कंटेंट देंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको ऑडियंस ट्रैफिक आपकी प्रोफाइल की तरफ भेजे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने 7 गिग्स भी बना ली, किसी भी स्टूडेंट ने बना ली है, तब भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको ऑर्डर आए, उसमें आपको चॉप एंड चेंज करना पड़ता है। यानी आपने 7 गिग बनाई, आप 7 से 14 दिन को आप उस गिग को एनालाइज करो, और उसके बाद देखो कि अगर इसकी गिग में बेसिकली उसमें होता है इम्प्रेशंस होते हैं, क्लिक्स होते हैं, कुछ ना डेटा एनालिटिक्स होता है, उससे आप जज कर सकते हैं कि क्या ये गिग हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है या इस पे लोग आ रहे हैं कि नहीं। यानी क्या रिस्पांस आ रहा है बिल्कुल आगे ऐसी से। है। तो उसके बेसिस पे आप उस गिग को डिलीट करके दोबारा से नई गिग बनाएंगे। यानी जो आपका 7 गिग्स का कोटा है फाइवर पर, आपने उसे कंप्लीट रखना है। दूसरी चीज़ ये कि जो स्टूडेंट्स को मैं जो भी नया इसमें आ रहे हैं, उसको मैं कहूँगा कि वो लो वॉल्यूम कीवर्ड्स पे फोकस करें। अच्छा। होता ये है कि बहुत से लोग फॉर एग्जांपल गिग बनाते हैं, अगर वो कहते हैं मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइन या कुछ पॉपुलर सर्विसेज हैं, अब उसमें ऑलरेडी 2 से 3 लाख सेलर बैठा हुआ है। अच्छा। पूरी दुनिया से बैठा हुआ है। अब उसमें जब आप गिग बनाएंगे, तो कभी भी फाइवर आपको एक नए, जिसका पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का है, उसको कभी भी शो नहीं करेगा। हमने ये करना है कि जो भी स्किल आपने 6 मंथ्स में लर्न की है, उसमें उस स्किल की नीश को पकड़ना है। फॉर एग्जांपल हम ग्राफिक की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपके पास कितने प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के? इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है। आप रादर के ये कहें मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करूंगा, आप ये कहें कि आई विल जस्ट मैनेज योर लिंक्डइन अकाउंट। उसमें क्या होगा, जब ये कीवर्ड आप सर्च करेंगे, तो उसकी वॉल्यूम जो है ना, वो 2 लाख से आ जाएगी 3,000 से 5,000 के दरमियान। अच्छा। आपने एज अ फ्रीलांसर कोशिश ये करनी है स्टार्ट में कि आप ऐसे कीवर्ड्स को चुनें जो जिनकी वॉल्यूम इस नंबर के दरमियान हो, नंबर 1। उसके बाद बेसिकली ये सिंपली इकोनॉमिक्स का ना सप्लाई और डिमांड वाला, अगर हम सब ने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स को, आपने ये चेक कर लिया कि इस कीवर्ड पे 3 से 5,000 है, दैट इज गुड। उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि क्या वाकई आया लोग लिंक्डइन के पेज को मैनेज करवाने के लिए ऑर्डर्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट सेलर्स की गिग्स पे जाएं, वहां पर देखेंगे उनको क्या रिव्यूज आया मिल रहे हैं कि नहीं, या वहां पर एक टर्म यूज होती है ऑर्डर्स इन क्यू, जिसका मतलब ये होता है कि वहां पे इतने ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए, यानी करंटली उनके चल रहे हैं, काम चल रहा है। आपने बेसिकली उस बेसिस पर एक उसकी डिमांड एंड सप्लाई निकाल लेनी है, और आपने इस कीवर्ड को जो है ना टारगेट करना है, रादर के आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बड़े कीवर्ड को टारगेट करें जिसमें ऑलरेडी 2 लाख सर्विसेज मौजूद है। तो ये कुछ चीजें हैं, एक नए फ्रीलांसर को जो है ना, मैं समझता हूँ उसको फोकस करनी चाहिए। अच्छा साहब, अभी आपने बात की कि 7 गिग्स पूरी करनी चाहिए, तो मुझे ये बताइए कि एक अच्छी गिग की क्या खासियत होनी चाहिए जिससे कि ऑर्डर किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं? ठीक है, इसमें यह है कि गिग के ना कुछ कंपोनेंट्स हैं जिस पे हमने फोकस करना है। सबसे पहला कंपोनेंट उसका ओवरव्यू का सेक्शन होता है, उसके बाद प्राइसिंग का सेक्शन होता है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसके बाद इमेजेस होती है, और फाइनल उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। इसमें है कि ओवरव्यू में आपने अपना जो टाइटल लिखना है ना, लोग अक्सर गलती ये करते हैं, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे लो वॉल्यूम कीवर्ड की, वो बहुत हमारा ना उसमें एक मेन कीवर्ड हमने उसमें इस्तेमाल करना होता है टाइटल में। हमने उसमें कोशिश करनी है कि जो उसमें हम मेन कीवर्ड इस्तेमाल करें वो लो वॉल्यूम कीवर्ड हो। सबसे पहली चीज़ ये है, वो ऐसा ना हो कि आई विल डिज़ाइन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट हमारा मेन कीवर्ड है, उसको हम कर सकते हैं लिंक्डइन पेज मैनेजमेंट, जो कि हमारा लो वॉल्यूम कीवर्ड है। एक सेक्शन तो ये है। दूसरा सेक्शन आ जाता है कीवर्ड्स का। अब कीवर्ड्स में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम 5 कीवर्ड्स टैग्स इस्तेमाल करें। उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि ऐसे कीवर्ड्स को हम इस्तेमाल करें जो कि अगेन लो वॉल्यूम हो, और कोशिश करें ऐसे हो कि मे बी किसी और ने बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल ना किए हों। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि दूसरे सेलर्स की प्रोफाइल्स को देखें, उनके टैग्स देखें, उसी सर्विस में उन्होंने क्या यूज़ किए हैं। आप फिर अपने टैग्स को उनके साथ कंपेयर करके आप 5 टैग्स की आपके पास ऑप्शन होती है जो कि आपने लिखना है। पहले 2 टैग आपके मेन होंगे और आगे 3 वाले उसके सेकेंडरी टैग्स हो सकते हैं।
उसके बाद आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपके पास दो ऑप्शन है। मैं जो रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूँ कि आपने थोड़ी हाई प्राइसिंग गिग रखनी है, क्योंकि फाइवर का अब हिसाब ये हो गया है कि वो ज़्यादा उन गिग्स को प्रमोट कर रहा है जो कि हायर प्राइस हो। 5-10 अच्छा। डॉलर वाली जो है ना गिग्स अब इतना ज़्यादा रैंक नहीं करती। अगर आपकी गिग $100 से अबव है तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। अच्छा। नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में आपने कोशिश करनी है जितने आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आपने वहाँ पे मेंशन करना है, और ऐसे नहीं मेंशन कर देना कि खिचड़ी बना देनी है। आपने उनको प्रॉपर्ली सेंटेंस स्ट्रक्चर करके मेंशन करना है। इसमें एक प्रो टिप मेरी ये है कि आपने कोशिश करना है जो आपका टाइटल है गिग का वो आपके डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में आए और बोल्ड होकर आए। उसके अलावा आपने अपना मेन कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन करना है। जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको आपने लाजमी मेंशन करना है उसमें। उसके अलावा भी जो आपको कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आपने एक ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में उसमें वहाँ पे मेंशन करना है। एक और चीज़ डिस्क्रिप्शन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि लोग अक्सर कॉपी पेस्ट करते हैं अच्छा। और फिर कहते हैं हमारी गिग नहीं चलती। तो आपने कोशिश ये करनी है कि खुद अपनी ज़बान में थोड़ा सा उस पर एफर्ट डालें। देखिए, एफर्ट डालेंगे तो रिजल्ट आएगा। उस पर एफर्ट डालें, अपनी डिस्क्रिप्शन ओरिजिनल लिखें। उसके बाद आ जाती है इमेजेस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्किल पे डिपेंड करते हैं, सर मेरा ग्राफिक्स से ताल्लुक है, उसमें तो इमेजेस जान है गिग की। बिल्कुल। जो फर्स्ट इमेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी भी स्किल्स हैं उसके लिए आपकी, बेसिकली थंबनेल। आपको पता है कोई भी चीज़ आप खरीदने जाएं तो फर्स्ट इमेज जो होती है उसको देख के ही आप करते हैं। बिल्कुल वो ऐसी बात बेसिकली है। आपकी शॉप का फ्रंट है, तो उसका एक अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। प्रो टिप उनके लिए, फ्री प्लेटफॉर्म्स जो इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें कैनवा का है। अगर किसी को डिज़ाइनिंग नहीं आती उसका इस्तेमाल कर सकता है फॉर क्रिएटिंग थंबनेल्स। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि एक इफेक्टिव आपकी गिग को बना सकते हैं। लास्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी गिग को प्रमोट करना है। पिंटरेस्ट पे प्रमोट करें, और ग्रुप्स में जाके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे जाके अपनी गिग को प्रमोट करें। लिंक्डइन पे आप प्रमोट कर सकते हैं। जब आप से सारे स्टेप्स करेंगे तो होपफुल इंशाल्लाह आपकी गिग पे जो है वो ऑर्डर भी आएगा और उस पर रिजल्ट्स भी आएंगे। अच्छा, यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो गिग आपने बनाई है, क्या हम इसकी कोई लिंक दिया जा सकता है लिंक्डइन पे जी, या लिंक शेयरेबल सोशल होता मीडिया है। पे? बिल्कुल शेयरेबल होता है। आप थंबनेल के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और अच्छा। लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो इस गिग पर आएँ, क्योंकि फाइवर ये देखता है कि आपको ट्रैफिक विद इन फाइवर भी आ रही है, आउटसाइड फाइवर भी आ रही है। देन व्हाट दे डू इज़ कि वो आपकी गिग को मज़ीद ज़्यादा रैंक करते हैं सर्च इंजन में। ये वही तरीका है जो एल्गोरिदम का एक बिल्कुल। सिलसिला जो चल रहा होता ये फाइवर का एल्गोरिदम होता है कि लो वॉल्यूम कीवर्ड का, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उसको टारगेट करेंगे तो फाइवर आपकी गिग को ऊपर लेकर आएगा। है। अच्छा। प्राइसिंग आप हाई रखेंगे तब भी फाइवर आपकी गिग को ऊपर लेकर आएगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, चलिए, गिग बना ली, ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन जो चीज़ देखने में आई है कि बाद लोग ये शिकायत करते हैं कि ऑर्डर हमारे कैंसिल हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसमें फ्रीलांसर के एंड से ज़्यादा मिस्टेक होती है, क्लाइंट के एंड से भी। मैं सिचुएशन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट है, कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट मिस्टेकनली ऑर्डर प्लेस कर देता है, कैंसिल हो जाता है। वो तो एक अलग सिनेरियो होता ही है कि हम एज अ फ्रीलांसर खुद ऑनेस्ट नहीं होते। हमें 3 दिन की डेडलाइन का प्रोजेक्ट मिलता है, हम 3 दिन पूरा गुजार देते हैं, पता नहीं कहीं घूम रहे होते हैं, और आखिरी दिन कहते हैं कि जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करते थे, आखिरी 2 घंटे पढ़ लिया तो एग्जाम दे दिया। देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आपने पूरे दिन ज़ाया करके उसको एंड पे काम दे दिया। अब वो आपसे जब रिवीजन मांगते तो फिर आपको अगेन 3 डेज अच्छा। आपको चाहिए। तो क्लाइंट के लिए तो इसका मतलब 3 दिन के बजाय वो 6 दिन हो गए। हाँ। इस बेसिस पे आके वो फ्रस्ट्रेट होकर ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि मैं इसके लिए ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्लाइंट को साथ साथ जो है ना ऑर्डर की अपडेट देते जाएं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ अच्छी ना हो। कभी कभार क्लाइंट जो है वो आपको कोई ऐसी बात कह देता है, और हमेशा ये रखना है कि क्लाइंट जो है ना वो किंग होता है। इस अच्छा। फील्ड में आप क्लाइंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। फाइवर भी उसके साथ है, अपर भी उसके साथ है। यानी वो कहते हैं ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो उसके साथ कभी कभार वो आपको कम्युनिकेशन में कोई बात कहते तो आपने अपनी ईगो और अपनी जो इमोशंस है उसको प्रोफेशनल और कंट्रोल रखना है। उसको ऐसी बात नहीं कहती नहीं जिसपे वो ऑर्डर कैंसिल कर दे। सही। तीसरी वजह हो सकती है कि आपने ऑर्डर देखा ही नहीं, आपको ऑर्डर आया, 3 दिन का टाइम गुजर गया, तो उसके ऊपर भी अगर 24 घंटे गुजर जाए ना, तो क्लाइंट के पास फाइवर उसको ऑप्शन दे देता है कि आप ये ऑर्डर कैंसिल करके एक फुल बुरा रिव्यू दे सकते हैं। तो ये कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल होते हैं, और इसमें ज़्यादा एंड मैं समझता हूँ फ्रीलांसर के एंड से मिस्टेक होती है। अच्छा साहब, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हमने अकाउंट बनाया, हम काम कर रहे थे, लेकिन अचानक हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो ये क्या मामला है? उसमें कुछ वजूहत होती हैं। सबसे पहले चीज़ फाइवर का ये होता है कि आपके पास उनकी पॉलिसी कि आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स नहीं होने चाहिए।
स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, नए फ्रीलांसर गलती ये करते हैं कि वो एक ही लैपटॉप पे उन्होंने 3 से 4 फाइवर के अकाउंट्स बनाए होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको ये होता है कि हमारे ज़्यादा अकाउंट्स होंगे तो शायद हमें ज़्यादा काम मिल जाएगा। तो वो क्या करता है कि फाइवर आईपी आपकी ब्लॉक कर देता है और फिर सारे अकाउंट्स आपके उड़ जाते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अगर आपकी क्लाइंट के साथ डीलिंग में कोई मसला आया, फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया, आपने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के मुताबिक क्लाइंट को काम नहीं दिया और क्लाइंट अनसेटिस्फाइड है, तो क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर सकता है कि इसने मुझे ये काम मेरी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं दिया। या ख़ास तौर पे मैंने ऐसे लोगों को बैन होते हुए देखा है, क्योंकि मेरा डिज़ाइन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। वो क्या करते हैं, अगर क्लाइंट को कोई डिज़ाइन प्रोवाइड किया तो वो किसी और कंपनी का ए टू जी कॉपी करके क्लाइंट को दे देते हैं काम। तो क्लाइंट उस बेसिस पर फाइवर को रिपोर्ट कर सकता है कि इस बंदे को जो मैंने काम दिया इसने मुझे एक कॉपीड काम दिया किसी और का, तो उस बेसिस पर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ये दो मेन सूरत हाल हैं, एक तो आईपी से रिलेटेड और आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब इससे बचने की टिप्स क्या हैं, वो ये है कि आप कि अगर, वैसे तो मैं रेकमेंड ही नहीं करता आपके मल्टीपल अकाउंट से, अल्लाह ताला ने देना तो आपको एक ही अकाउंट में दे देंगे। लोग ज़रा ना यहाँ पे वो कहते हैं कि वो जज्बाती हो जाते हैं कि हमारे मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो फिर काम चल रहा है। एक अकाउंट रखें, मल्टीपल लैपटॉप्स पे लॉगिन ना करें। होता ये भी है कि कभी कभार आप कैफे में जाते हैं ना किसी, वो एक पब्लिक वाईफाई होता है, वहां पे हो सकता है कोई आगे कॉफी पी रहा हो, उसने भी अपना फाइवर लॉगिन किया हो, तो इस मामले में भी फाइवर आपको बैन कर सकता है। ये सिचुएशन भी बन सकती है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब पढ़ा रहा था फैसलाबाद में, वहां पे ऐसा हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली वहां पे तब हम, क्योंकि वो इदारा नया था, वो भी चीज अंडरस्टैंड करा था, बच्चों को हम क्लास दे रहे हैं, सबको उसमें रिक्वायर्ड था कि फाइवर लॉगिन करना है, सबने लॉगिन कर लिया। अच्छा। सबके बंद। ओह माय गॉड। तकरीबन 60 बच्चे थे वहां पे। फिर वो हम फाइवर को हमने प्रॉपर पंजाब गवर्नमेंट से ईमेल करवाई कि फिर बच्चों के अकाउंट खुल गए थे, लेकिन मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका इंशाल्लाह अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है, कभी आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ? बिल्कुल हुआ है। 2018 के स्टार्ट में मेरा अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, सो वो अकाउंट काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो चुका था। और ये फाइवर के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा टॉप रेटेड के लिए मैं क्वालिफाई हो चुका था। अब उसमें ये हुआ कि उसमें भी मेरे साथ ये मिस्टेक हुई कि मैंने एक क्लाइंट का काम किया, क्लाइंट गायब हो गया। वो अक्सर ये होता है फाइवर पे, जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे ना, क्लाइंट गायब हो जाता है। उसमें होता है कि आप फाइनल वर्क डिलीवर जब करते हैं तो 3 दिन बाद ना वर्क ऑटोमेटिकली फाइवर कंप्लीट कर देता है, अगर क्लाइंट रिप्लाई ना करे। ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर महीने बाद क्लाइंट आता है कि मैं बीमार था, मुझे काम आप चेंज करके दो। तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा सब्र करें, मेरे और क्लाइंट्स भी हैं, उनसे मैंने वेट की रिक्वेस्ट की, तो उनसे वेट ना हुआ, उन्होंने जाकर मुझे फाइवर को रिपोर्ट कर दिया। अच्छा। अब अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ही इज द किंग, तो वही हुआ, फाइवर ने मेरा अकाउंट सीधा सीधा ब्लॉक कर दिया। और मुझे अभी भी याद है कि मेरा उस गिग पे बहुत अच्छा काम आ रहा था। 2017-18 की बात है, तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के प्रोजेक्ट मेरी आंखों के सामने कैंसिल हुए। ओह माय गॉड। उसमें ना ऐसा होता है कि फाइवर का जब ऑर्डर कैंसिल होता है ना, एक एक करके नोटिफिकेशन आता है, उसकी टिक की आवाज होती है, तो टिक 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 चल रहे थे, ऑर्डर कैंसिल 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 हुए सारे, फिर मेरा अकाउंट बंद हो गया। तो मेरे लिए बड़ा एक मतलब एक हार्ट ब्रेक मोमेंट था। बिल्कुल। क्योंकि मेरी वो एक फैक्ट्री थी, मेरा वो धंधा था, मतलब बिजनेस था, उसको जो है वो सारा बंद हो गया। बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किल हुई, फाइवर का मैंने दोबारा अकाउंट बनाया, उसको चलाया, लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स लाना वो मुश्किल था। फिर मैंने यही अपने आप को समझाया कि मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्लाइंट्स की तरफ आना चाहिए, वो भी एक स्टेज है। सो आई स्टार्टेड गैदरिंग डायरेक्ट क्लाइंट्स, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरा फाइवर का अकाउंट, मैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट हूँ जिनसे मुझे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सही। अच्छा, आपने 2 प्लेटफॉर्म का नाम लिया मेजर जो थे, फाइवर और अपवर्क। फाइवर और अपवर्क में क्या फ़र्क है? ये किस तरह से काम करते हैं दोनों? राइट, देखें दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ही हैं। फाइवर को मैं इस तरह आपको एग्जांपल दूंगा, इस तरह गेम होता है, उसमें लेवल्स होते हैं, बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लेवल। तो फाइवर जो है ना, मैं बिगनर्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो जरूर फाइवर पे जाएं, अपना एक्सपीरियंस गेन करें फ्रीलांसिंग का, फिर वो आ जाएं अपवर्क पर। अब इन पे थोड़ा सा काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। फाइवर पे जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आप एक गिग बनाते हैं, क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करता है। अपवर्क में भी इस तरह का एक ऑप्शन है जिसको ऑफर्स कहा जाता है, लेकिन अपवर्क जो मेनली चलता है उसमें बेसिकली होता है, आप करते हैं बिडिंग, जिसको हम प्रपोजल राइटिंग भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों से क्लाइंट्स जो हैं अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं वहाँ पे,
और उस पे आप प्रपोजल राइट करते हैं। आसान अल्फाज में जिस तरह जब हम जॉब्स पे नहीं अप्लाई करते हैं, हम कवर लेटर भेजते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल क्लाइंट इवेल्युएट करता है और फिर आपको कॉल करता है। बिल्कुल। तो इसी तरह वहाँ पे प्रपोजल राइटिंग होती है। तो बेसिकली अपवर्क का सारा दारोमदार प्रपोजल राइटिंग पे होता है। और जो सेकंड चीज़ है जो फाइवर से मुख्तलिफ है अपवर्क की, फाइवर पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है गिग्स को अच्छा ऑप्टिमाइज करना। बिल्कुल। उसमें आपकी जो प्रोफाइल इटसेल्फ है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अपवर्क। अच्छा। अपवर्क में आपकी प्रोफाइल प्रॉपर सबसे पहले 100% कंप्लीट होनी चाहिए। अब उसमें बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वहां पे जाके बना लेते हैं जनरलाइज प्रोफाइल। अच्छा। एक होती है नीश बेस्ड प्रोफाइल, एक होती है जनरलाइज प्रोफाइल। मैं अगर ग्राफिक डिजाइनर हूं, मैं अगर वहां पे जाके लिखूंगा कि ग्राफिक डिजाइनर, तो मेरा कोई काम नहीं चलना उधर। अच्छा। बिकॉज ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत बंदा बैठा हुआ है। मुझे कोई ऐसी नीश पिक करनी है जिस पे मैं अपने आप को नुमाया वहां पे दिखा सकूं। जिस तरह एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक डिजाइनिंग है, जिस तरह बुक कवर डिजाइनर, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सर्विस है। मैं वहां पे टॉप पे जाके लिख दूंगा कि मैं एक बुक डिजाइनर हूँ। उसके अलावा अपनी डिस्क्रिप्शन भी उसी हिसाब से लिखूंगा। उसके अलावा अपना आवरली रेट भी उस हिसाब से। ये भी डिफरेंस है कि वहां पे आपके पास आवरली रेट होता है, फाइवर पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। उसके अलावा अपने जितना पोर्टफोलियो मैंने लगाना है वो फिर सिर्फ बुक डिजाइनिंग से रिलेटेड लगाना है। तो ये कुछ चंद चीजें हैं जो अपवर्क में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं फाइवर से। और इसमें आपका थोड़ा पोर्टफोलियो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो फिर क्लाइंट जो है वो आपको हायर करेगा इसमें। सही। अच्छा, यानी इस पर आपने कहा कि एक तो पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए फाइवर के मुकाबले में। दूसरा आपने कहा कि प्रपोजल इसके ऊपर एक लिखा जाता है। जी जी। तो ये मुझे बताइए कि अच्छा प्रपोजल किस तरह से लिखा जा सकता है, यानी उसमें के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए? अच्छा प्रपोजल, सबसे पहली चीज़, उससे पहले आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। प्रपोजल में मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर हमें पता लग जाएगा खुद ही कि अच्छा प्रपोजल क्या होता है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पढ़ते हैं उस पर सोचते हैं कि मैं इस पर प्रपोजल भेजूंगा, लोग डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, उसको वैल्यूएट ही नहीं करते कि प्रोजेक्ट है किस बारे में। वो कहते हैं कि मैं ये डिजाइनिंग कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट देम सेल्स, बट द बायर उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन जानना है कि वो आपके प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक तो ये मिस्टेक हम करते हैं। दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमने एक क्लाइंट को जो प्रपोजल कभी भेजा होगा आज से 2-3 साल पहले, वो ही कॉपी पेस्ट करके हम इस क्लाइंट पे भी अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। अब मसला ये होता है कि देखें, ये क्लाइंट है रूफिंग का, वो क्लाइंट था फैशन इंडस्ट्री का, तो देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस, उनकी प्रॉब्लम में फर्क है। बिल्कुल। अब अच्छा प्रपोजल आप किस तरह लिखें? सबसे पहली चीज, उससे पहले आपको प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ेगी अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि आपने एक फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है, जिसको मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम सोल्यूशन बेनिफिट। अच्छा। उसमें आपने उसकी प्रॉब्लम को पकड़ लेना। जिस तरह एक डॉक्टर एक पेशेंट की प्रॉब्लम को पकड़ता है कि इसके साथ मसला क्या है, इसी तरह आपने एक डॉक्टर बन जाना है फाइवर अपवर्क पे। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसका सोल्यूशन आपने डिराइव करना है, जो कि आपकी सर्विस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई मुझे कहता है कि मेरी सेल्स नहीं आ रही, तो मैं उसे इंस्टाग्राम पेज पर, तो मैं उसे ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा जिससे उसकी सेल्स बढ़े। और फिर आपने बेनिफिट एक्सप्लेन करना है कि उसका आपको क्या फायदा होगा, आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा, आज से 1-2 साल बाद आपके बिजनेस को मेरी स्किल से क्या फायदा मिलेगा। ये चीज। दूसरी चीज ये, जब भी आप स्ट्रक्चर प्रपोजल का लिखेंगे तो पहली जो इंट्रो लाइन है उसमें कोशिश ये करें कि जब आप उसको मुखातिब करें तो डियर ब्रदर, डियर कजन, अक्सर लोग इस तरह करते हैं, डियर फ्रेंड ये भी लिखते हैं। तो ना तो हमारा फ्रेंड है ना ही हमारा कजन है वो। हमने अगर तो अपवर्क पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसका नाम जो है ना ढूंढ सकते हैं, उसकी पास हिस्ट्री में जाके ना, अगर किसी दूसरे फ्रीलांसर ने उसको रिव्यू दिया अक्सर नाम लिख देते हैं। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप स्टार्ट करें कि अगर उसका नाम आपको मिल जाए, जिस तरह डियर जॉन या डियर स्मिथ, इस तरह स्टार्ट करें। और जो पहली लाइन है आपकी इंट्रो लाइन, उसमें आप लोग ये मिस्टेक करते हैं, उसमें लिखना शुरू कर देंगे आई एम ए वेब डेवलपर, आई एम दिस, आई एम दैट। ही डज नॉट केयर। आपने डायरेक्ट मेंशन करना है प्रोजेक्ट के बारे में। आपने थोड़ा सा प्रोजेक्ट की जो है ना रिलेटेड रीट्रेट करना है, जिस तरह एज यू हैव मेंशन्ड दैट यू रिक्वायर अ वेब डेवलपमेंट ऑफ दिस 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 कंपनी, थोड़ा सा उसको मेंशन करना है। उससे इंडिकेशन हो जाती है क्लाइंट को कि अच्छा इसको प्रोजेक्ट के बारे में पता है। फिर आपने अपना वो पोर्टफोलियो शेयर करना है जो कि उस प्रोजेक्ट से खास रेलिवेंट हो सकता है आपके पास एग्जैक्टली रेलिवेंट पोर्टफोलियो नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है उसको आप वहां पे शेयर करें इंट्रो में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो उसको स्पेसिफिकली उसके प्रॉब्लम या उसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड उससे बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि उसको इसके साथ साथ एक मिसाल दें, यानी उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई अपना काम भेजें, बताएं कि भाई ये मैंने किया है। उसकी वजह है कि वी नीड टू अर्न हिज ट्रस्ट।
हमने उसे एक प्रूफ प्रोवाइड करना है। और उसके बाद इंट्रो के बाद आप उसको जो भी आपने सॉल्यूशंस आपके माइंड में है कि हो सकते हैं वो आपने सारे लिखने हैं अपना। फिर बाद में उसके बाद आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो शेयर कर दें, जितना भी आपने क्लाइंट्स के साथ काम किया जो कि उससे ताल्लुक रखते नहीं रखते सारा शेयर कर देना। और एंड पे आपने बेसिकली उसको मैं कॉल टू एक्शन कहता हूँ, वो आपने जरूर करना है। उस पर आपने उसे इन्वाइट करना है ओवर द कॉल। अच्छा। हाँ, उसकी वजह है कि जो क्लाइंट के साथ आपकी कॉल पे कम्युनिकेशन होती है ना या वीडियो पे कम्युनिकेशन होती है, उसमें जो आप उसको समझा सकते हो मैसेज पे नहीं समझा सकते। तो इस बेसिस पर जो है ना आपको काफी अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, रादर के जो आप कॉपी पेस्ट प्रपोजल अप्लाई कर रहे होते ना उसमें आप जितना सर मार लें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की कि उसको कॉल की तरफ लेकर आए, मैंने कुछ लोगों से ये बात सुनी कि भाई हमने क्लाइंट के साथ बात करने की कोशिश की तो वो उसको डायरेक्ट उससे बात करने की बात की, लेकिन उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया उस वजह से। तो ये क्या इससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है अकाउंट के ब्लॉकेज में? यानी कॉल की तरफ उसको किस तरह से बुलाया जाए? अच्छा, इसमें हमने दोनों प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फाइवर में इस तरह होता है कि कॉल का फाइवर में ऑप्शन कोई नहीं है। उसमें अगर आप उसको कॉल की दावत देंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अच्छा। अपवर्क में विद इन अपवर्क बिल्ट इन है, लूम का ऑप्शन एक सॉफ्टवेयर है वो अच्छा। आपके पास अवेलेबल है। जूम कॉल भी आप वहाँ पे, ये उनकी पार्टनरशिप है इनके साथ, तो आप वहाँ पे जो है ना कॉल स्केड्यूल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बैन होने का खतरा नहीं है। हाँ। फाइवर पे अलबत्ता जो है अगर आप किसी को इस तरह डायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लॉक होने का यानी जो अपवर्क की जो चैट है जो उनका उसके अंदर बिल्ट इन कॉल का ऑप्शन है। सही, लेकिन उनको कोई अपना नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आप कोई उसी में जो है इनसे मीटिंग कॉल वीडियो ऑडियो दोनों सेट कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी अभी आपने बात की बातों बातों में कि इसमें एक आवरली रेट एक चीज़ होती है जो कि फाइवर में नहीं है। शायद फाइवर में फिक्स्ड एक अमाउंट होती है, तो इसमें एक तो आवरली रेट है, एक इसमें फिक्स्ड है, एक इसके साथ साथ एक और इसमें एक ऑप्शन होता है वो माइलस्टोन्स का है, माइलस्टोन का। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आप मुझे बताइए कि इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन लोगों को लेना चाहिए? देखिए, ऑप्शन तो दोनों हैं, इसमें स्टेजेस हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग फिक्स प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो स्टार्टिंग फ्रीलांसर है मैं उसको ये रेकमेंड करूंगा कि उसको मिलेंगे भी फिक्स प्रोजेक्ट्स ही, उसको अच्छा। आवरली ज़रा मुश्किल मिलेंगे। ऐसा फ्रीलांसर जिसने बड़े ब्रांड्स के साथ थोड़ा काम कर लिया, उसका एक्सपीरियंस है, तो उसको कंपनीज जो है ना आवरली प्रोजेक्ट्स के लिए हायर कर सकती हैं। आवरली प्रोजेक्ट्स में होता है कि वो पर आवर आपसे एक रेट डिसाइड कर लेते हैं और आपको कहते हैं आपने दिन में इतने घंटे काम करना है और आपको इतना हम मुआवजा उसके अगेंस्ट देंगे, जितना $15 हो सकता है, $20 हो सकता है। इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि अगर कोई आप फ्रेश फ्रीलांसर है तो आपको आवरली प्रोजेक्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ये ज़्यादा उन फ्रीलांसर्स को जो एक्सपीरियंस उनको मिलते हैं। तो आप कोशिश करें कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स जो है ना उन पे आप फोकस रहें, उसमें ऐसा कोई पर आवर सिस्टम नहीं होता। और माइलस्टोन्स इन दोनों के अंदर होते हैं। बेसिकली माइलस्टोन ये होता है कि जिस तरह हम कोई हाइकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे माइलस्टोन होता है कि हमने ये ट्रैक चल लिया, कर लिया, तो इसमें प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर $200 का प्रोजेक्ट है उसमें आपने लोगो बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, तो उसको $100 में वो ब्रेक डाउन कर देगा। तो एक माइलस्टोन हो जाएगा लोगो का, अच्छा, और एक हो जाएगा बिजनेस कार्ड का। सही। तो जैसे ही एक माइलस्टोन आप अचीव कर लेंगे तो वो आपकी पेमेंट वहां से रिलीज हो जाएगी। हाँ, और फिर आप नेक्स्ट माइलस्टोन पे जंप कर जाएंगे। अच्छा, ये इसमें एक और चीज़ है कि पेमेंट की जो बात कर रहे हैं हम, तो पेमेंट किस तरह से रिसीव की जा सकती है? इसमें कोई ऐसा कोई पाकिस्तान में रहते हुए लोग किस तरह से पेमेंट की तरफ जा सकते हैं या आसानी से कैसे पैसे आ सकते हैं इन लोगों से? इसमें सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो पायनीर का यूज होता है। पायनीर हर क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के साथ उसकी पार्टनरशिप है, उसके साथ अटैच हो जाता है। सिवाय freelancer.com के, जिसकी हमने सरसरी से बात की थी, लेकिन अपवर्क फाइवर दोनों पे हो जाता है। उसका फायदा ये है कि पायनीर का साइनअप करना इंतहाई सिंपल है। उसके लिए जब आप साइनअप करते हैं तो आपसे बैंक अकाउंट मांगता है। उसकी हल ये है कि आजकल बहुत ज्यादा वॉलेट्स आए हुए हैं जो कि कोई भी साइन अप कर सकते हैं। सर जैस कैश है, इजी पैसा है, सादा पे है, नया पे है। आप अपना जैस कैश का वहां पे आपको आईबीएन नंबर दिया जाता है, उससे आप अपना पायनीर इजीली साइन अप कर सकते हैं और उसका आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। वो पायनीर आप फाइवर अपवर्क दोनों के साथ अटैच करें, वहां से आप इजीली अपनी पेमेंट पायनीर में विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो फॉरेन रेमिटेंस है वो सीधा जैस कैश या इजी पैसा या इस तरह के जो भी और हैं एप्स उसमें आ जाएंगे पैसे? सिर्फ जैस कैश में, क्योंकि पायनीर की पार्टनरशिप जैस कैश के साथ है, तो अच्छा। आप जैस कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना लोकल बैंक अकाउंट भी पायनीर के साथ अटैच कर सकते हैं, उसमें भी आप अपनी पेमेंट विड्रॉ करा सकते हैं। सो ये आज से जब मैंने स्टार्ट की थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बैंक विड्रॉल जैस कैश देयर वाज नथिंग। हम लोग लिटरली पायनीर का कार्ड ऑर्डर करके एटीएम से निकलवाते थे, तो वो एटीएम 300 रुपए चार्ज करता था पर ट्रांजेक्शन। तो नाउ देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे लोग अपनी पेमेंट विड्रॉ जो है आसानी से कर सकते हैं।
अच्छा, ये बताएँ कि क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़ोन का भी मसला है और ज़्यादातर क्लाइंट्स हम देखते हैं कि लोगों को कनाडा, यूके या यूएसए के ज़्यादातर क्लाइंट्स आ रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि आप क्या मशवरा देंगे कि कौन-सी टाइमिंग बेहतर है कि जिसमें क्लाइंट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं या जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा क्लाइंट्स तक एक्टिवली अप्रोच कर सकते हैं, वो कौन-सी टाइमिंग बेहतर है पाकिस्तान में रहते हुए? वैसे तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपने 24 घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं, 24 घंटे रहें, बिकॉज़ अवेलेबिलिटी इज़ द बेस्ट। आप अवेलेबल हो गए, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हुँ, लेकिन ये कि ज़्यादातर क्लाइंट्स हमारे यूएस, यूके या कनाडा वाली साइड के होते हैं। तो उसमें ये कि शाम का हमारा जो मगरिब का टाइम है 6 बजे के बाद सुबह फजर तक, वो वाला टाइम ज़ोन ज़रा ज़्यादा होता है, उसमें आपको क्यूरीज़ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ। तो वैसे तो आप कोशिश करें कि आप पूरा दिन ही एक्टिव रहें ऑर्डर लेने के, लेकिन वो टाइम थोड़ा-सा ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन हैं, तो आपके मैं समझता हूँ कि चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, जो हायर करते हैं आगे फ्रीलांसर्स को, उनका ऑफ़िस टाइम होता है। लेकिन मसला ये है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कोशिश करें कि 24 घंटे है, ये तो नामुमकिन सी बात है। 24 घंटे इन अ सेंस वो मैं इस तरह कहने का चाह रहा था कि जब भी उनको आप लैपटॉप ओपन करें, कोशिश करें आपका फाइवर का टैब जो है ना, हुँ, साथ पे हुँ। ओपन रहे। अच्छा। मेरे ख्याल से 24 घंटे में 16 घंटे तो हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, हाँ, और आप ये भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से याद है कि आप ऐप कर लें फाइवर की, अच्छा। जो कि आप मोबाइल फ़ोन में बैकग्राउंड पे आपकी चलती रहे, और वो जो है आपका फिर एक फाइवर को पता होगा कि ये बंदा यहाँ पे ऑनलाइन है, तो ये भी एक तरीका है। जिस तरह से एक मैसेंजर टाइप एक चीज़ हर जी, वक़्त फाइवर की ऑनलाइन अपनी रहती ऐप है। है, फाइवर की अपनी ऐप। अच्छा सर, मसला ये है कि हमारे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं, वो तो हमें यूएसए, कनाडा, यूके से मिलने हैं, जो कि इंग्लिश बेस्ड कंट्रीज़ हैं। जी, जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मसला भी है। इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है, जो कि हर कोई तो इसको अबूर नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। तो इस तरह से कम्युनिकेशन किस तरह से की जाए? या आप कोई एक ऐसी टिप दे सकते हैं जिससे कम्युनिकेशन में आसानी पैदा हो सके? क्योंकि आप भी जानते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश बोलना हमारे हुँ, माशरे में हुँ। एक तो बोली नहीं जाती और बोली भी जाती है तो बहुत कम और वो बहुत हेजिटेशन है वो यहाँ पे। इसमें मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत सी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, जिस तरह चाइना है, रशिया है, बिग कंट्रीज़, वहाँ पे लोग इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं बोलते, जापान है। हुँ, अब इसमें मसला जो आता है वो ये आता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्लाइंट कहता है कि मेरे साथ कॉल पे आए या वीडियो पे आए, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, तो बिल्कुल। वहाँ पे थोड़ा-सा मसला आता है। अब होता है कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर ना, वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़मीन पे चला जाता है कि मैं इंग्लिश का क्या बोलूँ? तो वो सोचने में नर्वस रहता है। हुँ, हुँ। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि आपको कोई मैं नहीं कहूँगा कि हाई एंड वोकैब्युलरी सीखें तो आप फ्रीलांसिंग में आएँगे। अगर आपको नहीं आती इंग्लिश, हुँ, हुँ। बेसिक इंग्लिश में आप हर कोई मेरे ख़्याल से समझ सकता है, बात कर सकता है। हुँ, हुँ। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप क्लाइंट को हम्बल तरीके से पूछ सकते हैं, ऑनेस्ट तरीके से कि सर प्लीज़ कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? हुँ, हुँ। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रही कि वो मुश्किल अंग्रेज़ी बोल रहा है, आप उसे कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपल वे? हुँ, आई हुँ। एम नॉट अ नेटिव इंग्लिश पर्सन। हुँ, हुँ। ऑनेस्टली इसमें कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल, अगर इसमें कहें। अब आती है बात, ये तो कम्युनिकेशन में है, इसमें देखें अब जो बोलने वाली इंग्लिश है उसको सीखने के लिए आपको थोड़ा वक़्त दरकार है। बिल्कुल। उसमें मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कम्युनिटीज़ में, ऐसी सोसाइटीज़ में बैठें जो कि थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं हाँ, या हाँ। करते हैं। बिल्कुल। वोकैब्युलरी थोड़ी-सी अपनी बेटर करें, और हुँ। सबसे मेन चीज़ है अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हाँ, अगर मेरी जितनी इंग्लिश है मैं उतना ठीक हूँ। हुँ, मुझे हुँ। वो शर्लॉक होम्स नहीं बनना, ठीक है? सही। सो एक तो ये जो स्पोकन में ये आ जाती है। हुँ, हुँ। रिटन में मेरे ख्याल से आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। देयर आर हुँ। लॉट ऑफ वेज़, जिस तरह ग्रामरली है, गूगल ट्रांसलेट है, क्विल्टबॉट है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स। आप कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हैं, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपनी वोकैब्युलरी को फिक्स कर सकते हैं क्विकली। हुँ, हुँ। कोशिश करें कस्टमर के साथ जब भी आप टाइपिंग पे बात करें ना, तो इसमें भी एक ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी बड़ी होती है कि आप टाइपिंग किस तरह कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म के बारे में पता लगता है। कोशिश करें कि जिस तरह हम अपने दोस्तों से वो इमोजीज़ के साथ बात करते हैं, उस तरह ना करें। आपकी इंग्लिश बेशक थोड़ी भी है, प्रोफेशनल वे में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बैरियर क्रिएट होगा या मसला ये होगा। इस तरह होता है कि अगर वही ऑनेस्टी की हम बात कर रहे थे, एक मैं मेरे सिचुएशन मेरे सामने हुई थी मेरे एक दोस्त की। बेसिकली उसने अपवर्क में क्या किया था कि वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपनी लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं कि आप नेटिव हैं, फ्लुएंट हैं या बेसिक बिल्कुल, लेवल पे। नेटिव का मतलब तो होता है कि आप पैदा ही अंग्रेज़ हुए हैं। बिल्कुल। तो उसने सेलेक्ट किया हुआ था नेटिव। अब अच्छा। उसको एक अच्छा-सा बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा था, तो उसके लिए क्लाइंट ने कहा कि आ जाएँ आप वीडियो कॉल पे आ जाएँ, ज़रा थोड़ा-सा हो जाता है डिटेल में। अब जब वीडियो कॉल की तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी थी, क्लाइंट ने इस बात को नोटिस किया।
और क्लाइंट को ना वो वहाँ पे जो है ना ट्रस्ट इशू उस पे आ गया वहाँ वो पे। कह रहा था कि भाई तू तो नेटिव था। हाँ, तो वो उसने ये कहा कि आप तो नेटिव थे। हम्म। तो अब सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक में उसका तकरीबन 1500 से 2000 का प्रोजेक्ट जो उसे मिलना था हो। वो रह गया। सो अगेन मैं ये कहता हूँ कि हमें इस एहसास कमतरी से निकलना चाहिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती हम्म। तो हम कहीं पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बहुत से मुल्क आगे बढ़े हैं और मैं सबको ये कहूंगा कि अपनी इंग्लिश को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करें, बट इसकी वजह से फ्रीलांसिंग पे ना आने की वजह ना बनाएं इसे। यानी आप कह ही रहे हैं कि जितनी आपको आती है आप आगे उतना ही बताएं कि आपको इतनी इंग्लिश आती है, अगला बंदा समझ जाएगा खुद ही कि आप आपसे किस तरह से डील करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उससे ऑनेस्टली आप उससे जो है सवाल पूछ सकते हैं। और रिटन में तो मेरे ख्याल से आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी कि कुछ लोगों का कामयाब अकाउंट चल रहा था हम्म। और फिर वो उन्होंने देखा कि ऑर्डर कम होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गए जी। आने। ये इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये इसकी क्या वजूहत होती हैं? इसकी वजह ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमें हमारी गिग हमने ऑप्टिमाइज कर ली, हम्म। सारे जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए वो सारे अप्लाई कर लिए, अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर आने शुरू हो गए। बिल्कुल। अब जब ऑर्डर आते हैं ना, हमारी कुछ मोटिवेशन में, नए जो भी फ्रीलांसिंग में आ रहे हो उसको मैं ये कहूँगा कि आपकी मोटिवेशन देखिए, पैसा तो है ही है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये हम सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर इज ऑलवेज द किंग। हमने बेसिकली करना है कि जो हमारा प्रोफाइल है ना, जो फाइवर की, अपवर्क की, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, उसमें जो रिव्यूज हैं वो आपकी प्रोफाइल का बेसिकली फ्यूल है। आपकी प्रोफाइल अगर गाड़ी है तो वो आपका फ्यूल है, हमने उसको बढ़ाने में फोकस करना है। होता ये कि अगर आपको ऑर्डर आ रहे हैं, क्लाइंट को कोई काम पसंद नहीं आया, तो हम क्लाइंट को ज़बरदस्ती वो काम थोपने की कोशिश करते हैं, और फिर ये होता है कि क्लाइंट जो है आपको बुरा रिव्यू दे जाता है। जब वो आपको बुरा रिव्यू बिल्कुल। दे जाता है, अब आपके पास 10 5 स्टार रिव्यू अगर हों और एक नेगेटिव रिव्यू आ जाए ना, तो वो 10 5 स्टार रिव्यू के बराबर होता है। वो फिर ये होता है कि फाइवर ये नोटिस करता है कि अच्छा, ये अपने क्लाइंट्स को एक तो लेट डिलीवरीज दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर आपको आने लग जाते हैं, आप लेट डिलीवरीज दे रहे होते हो, सेटिस्फाइड काम नहीं दे रहे होते हो, उस अच्छा। वजह से आपकी गिग डीरैग हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, मैं किसी भी फ्रीलांसर को, अगर आपके साथ ये सिचुएशन आती है, तो आप अपने साथ ना ऐसा ऐसा टीम डेवलप करना शुरू कर दें। हम्म। आप इर्द गिर्द एक तो सबसे पहले बैठें, कोई कोवर्किंग स्पेस में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं जहां पे आपको थोड़े बहुत लोग मिल जाएं। इसको हम कहते हैं, टर्म यूज करते हैं आउटसोर्स, कि आपको अच्छा। काम मिला, आपने आगे किसी को दे दिया। हम्म। एक तो ये आपको मैं टिप दूंगा। हम्म। दूसरी टिप ये कि आपको अगर ऑर्डर बहुत ज्यादा आने लग गए, तो आप अपना वहां पे ना, फाइवर पे वोकेशन मोड होता है और हम्म। अपवर्क पे भी होता है मोड, जिसमें बिल्कुल। आप ऑर्डर्स को आने से रोक सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं फिर आप उतना करें। वो फिर होता ही है कि आपकी गिग डी रैंक हो जाती है, जितना काम आ रहा होता है फिर उतना भी नहीं आता। तो ये वजह है इसकी। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी प्रोफाइल है, जो भी आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप उसको सेटिस्फाई कर सकें। बिल्कुल सेटिस्फाई करें और रिव्यू लें। बैड रिव्यू लेना समझिए कि आपका काम खत्म होने के मुतरादिफ है, यानी बिल्कुल आहिस्ता ऐसे ही आहिस्ता है। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बहुत सारे हमने ये मतलब देखी हैं कि इसमें मसाइल भी आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, क्या ये कोई मुस्तकिल ज़रिया आमदनी की तरह तौर पर लिया जा सकता है? इसका आंसर यस है, और नो भी कुछ लोग कह सकते हैं। मेरी नज़र में यस है, बिकॉज जब मुझे फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन मिला तो उसने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी, वरना मैं भी कोई 9 to 5 जॉब कर रहा होता। अब इसमें ना स्टेजेस हैं कुछ, हमने ये अंडरस्टैंड करनी है चीज़। कुछ लोग, मेरे अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक ही उन्होंने गिग बनाई, उनकी चल रही है, अभी तक चल रही है। मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आप इवॉल्व करो। आपने, ठीक है, मैंने आपको कहा था एक नीश पे काम करना है, लेकिन आप 2-3 साल से उसी में कर रहे हो, थोड़ा सा इवॉल्व करो, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इंक्रीज करो, या अपने साथ कोई टीम बना लो जो कि आप एज अ टीम काम कर सकते हो। तो आप एज अ फ्रीलांसर 2-3 साल 4 साल अगर काम करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, अच्छा, आप क्लाइंट्स के साथ काम करने का आपको तजर्बा हो जाता है, आप अपने साथ टीम डेवलप करना शुरू करते हैं और उसको एक शक्ल दे दें एजेंसी की। अब एजेंसी क्या होता है कि बहुत से आपने देखे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज एजेंसीज हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये उनकी भी जर्नी सबकी फ्रीलांसिंग से ही शुरू होती है, वो भी इसी जर्नी से आते हैं। तो आपकी जब टीम बन जाएगी, उसमें फ़र्क ये है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट गेन करने निकलते हैं बाहर मार्केट में, तो अगर प्रोजेक्ट की कीमत है $200, वो इंडिविजुअल फ्रीलांसर मैं एज अ कोट करता हूँ, तो एज एन एजेंसी में वही प्रोजेक्ट पोटेंशियल है कि मैं उस $700 से $800 में भी ले सकूँ। अच्छा। क्योंकि एक तो एजेंसी को ऐसी कंपनीज हायर करती हैं जो कि स्मॉल स्केल कंपनीज नहीं होती, जो कि थोड़ी सी लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिविजुअल को देखते हुए उन्होंने देखना है कि मैंने एक ही बंदे को पे करना है,
तो उसको पैसे भी उस हिसाब से देते हैं। सो ये एक पाथवे मैं समझता हूँ एक फ्रीलांसर का होना चाहिए, और इस तरह से जब वो अपनी एजेंसी बना लेगा उसका अपना एक बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, उसकी टीम हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, वो अपना एक बिजनेस वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। उसके बाद ही कैन मेक अदर प्लान्स, अगर वो ई कॉमर्स में आना चाहता है, वो अपना स्टोर खोलना चाहता है। तो ये एक पाथवे किसी भी स्टूडेंट को मैं रेकमेंड करूंगा। स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग, डेवलप अ टीम एंड फॉर्म एन एजेंसी, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, उसको आप खिलाएं, और फिर आप अपने जो रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं उसके साथ फिर आप कोई भी आपका पसंदीदा बिजनेस है उसमें आप आ सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जो आप मशवरा ये दे रहे हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर किसी ने स्टार्ट लिया, तो देखेंगे डिज़ाइनिंग की तो बहुत बड़ी फील्ड है। जी जी। अगर उसे कोई क्लाइंट मिल रहा है वेब डेवलपमेंट का या थोड़ी बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग का या इस तरह एसईओ का भी, एसईओ का, अच्छा, तो वो बजाय इसके कि उसको रिफ्यूज़ करने के वो किसी को हायर कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसको अपनी टीम का एक हिस्सा बना के एक एजेंसी के तौर पर वो खुद को पेश कर सकता है। अच्छा, एजेंसी का आपने ये फ़ायदा बताया कि उससे आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ सकती है और आपको बड़ी कंपनियां आपके साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये तो एक माशाल्लाह से एक अच्छा खासा एक प्लान, बिजनेस प्लान बन जाता है इसका। बिल्कुल, और आप, मैं एंड इस पे करूँगा कि आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने अपने अकाउंट बंद होने की बात की थी, मेरी मिस्टेक अगर आप नोट करें तो यही थी। अच्छा, कि मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि मैं अपने साथ लोग मिला लूँ। वो जो मेरे 22-23 इतने सारे ऑर्डर्स थे, शायद मैं वो मैनेज कर लेता और उस क्लाइंट का मैं काम कर लेता, तो शायद मेरा अकाउंट ना बंद होता। तो मैं अपनी मिस्टेक से ही आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से, कि आप लोग ये गलती ना करना। अगर आपको अकाउंट ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोगों को साथ मिला लेना। अच्छा, अच्छा, इसको अगर हम सारी जो हमने आज डिस्कशन की है तो इसको समराइज करें तो व्हाट शुड बी द डूज एंड डोंट्स? इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं ये कहूँगा कि फ्रीलांसिंग, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 9 टू 5 जॉब से बेस्ट है। अच्छा, सबसे मेन चीज़, यू अर्न इन डॉलर्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब ना करें, जॉब करना भी लाजमी है, एक्सपीरियंस लें, मार्केट का आपको पता लगे। लेकिन मैं अपने आप को अगर देखूँ तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आया। आप डॉलर्स में अर्न करते हो, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको कोई बॉस नहीं होता, आप फ्री हो, यू हैव जस्ट योर ओन लैपटॉप, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। डोंट्स में बस ये आता है कि फॉर एग्जांपल, हाँ, आपको थोड़ी सी अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, रूटीन थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। कहीं फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा काम आ गया तो कोई आपको हैंगआउट्स या फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, वो थोड़ा सा कभी बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन इन ऑर्डर टू बिल्ड अ करियर फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू टेक सच रिस्क। तो ऐसा रिस्क अच्छा है जिसमें डॉलर में पैसे आ रहे हो। सही, क्या ख्याल है? बिल्कुल, बात तो आपकी ज़बरदस्त है। अच्छा, अब कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आपसे हम पूछेंगे। ठीक है। यानी आप पढ़ाते भी रहे हैं और इसमें पढ़ाने के दौरान ये बताइए कि कोई इस किस्म की कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई हो जो पहले विच डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू, सो कुड यू प्लीज टेल अस? ऑकवर्ड सिचुएशंस रही हैं, बट मेरे लिए सरप्राइजिंग एक चीज़ ये थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम जहाँ पे पढ़ाता था ये रोज़गार में, वहाँ पे 16 साल एजुकेशन मिनिमम लेवल था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती कि 16 साल वाला बच्चे को थोड़ी बहुत चीज़ें आती होंगी। सो मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था एक स्टूडेंट से, बेसिकली शी वाज हैविंग एन ऑर्डर ऑन फाइवर, जिसके में भी बात कर रहे थे। तो वहाँ पे उसका फाइवर का बेसिकली साइन इन का मसला आ रहा था बड़ी देर से, तो वो पूरा दिन लग गया, पीछे जो डेडलाइन थी ऑर्डर की वो भी जा रही थी। तो मैंने उसे फिर इवेंचुअली कहा कि आप वीडियो बना के भेज दें, जो भी इशू आ रहा है मैं देख लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इशू है। तो मैंने उन्हें, क्योंकि साइन इन कहा था, फाइवर पे जो है ना वो लॉग इन लिखा होता है, तो वो मुझे कहती थी, सर आप मुझे सुबह से कह रहे हैं कि आप साइन इन करें, मैं यहाँ पे लॉग इन, मैं साइन इन का बटन ढूंढ रही हूँ। ओह माय गॉड! तो मैं सिर्फ इस चीज पे थोड़ा सा मतलब इट वाज अ लाफेबल सिचुएशन, बट यू शॉकिंग टू। हाँ, आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज सैड इन अ सेंस कि यार हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में हमें इतना नहीं बताया कि मतलब ये बेसिक सी चीज है कि लॉगिन और साइन इन में क्या फर्क। तो इस तरह के सिचुएशंस आते थे। इवन व्हेन आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को लैपटॉप यूज नहीं करना आता था। इट वाज नॉट काइंड ऑफ एन ऑकवर्ड सिचुएशन, सैड सिचुएशन ही होती थी, और उसमें फिर मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा पूछ रहा होता था कि व्हाट आर दे डूइंग। बट इस तरह की सिचुएशंस काफी होती रहती थी। And do you have any interest in sports? यस, मैं स्पोर्ट्स काफ़ी शौक से देखता हूँ, खेलता था, लेकिन जब से फ्रीलांसिंग में आया और ये काम की दुनिया में, तो खेलना चलना तो ख़त्म हो गया। फुटबॉल बहुत शौक से देखता हूँ, क्रिकेट बहुत शौक से देखता हूँ, फुटबॉल थोड़ा ज़्यादा। So which team is your favorite? मैं आर्सेनल का सपोर्टर हूँ, तकरीबन 2002 से, शुरू से बचपन से उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ।
तो अभी तक उन्हीं के साथ लगे हुए हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। सॉकर में तो जिससे भी पूछा तो वो तो ब्राज़ील का सपोर्टर नज़र आ रहा होता है। असल में मेरा हमेशा से ये रहा है कि स्पोर्ट्स में ना मैंने हमेशा वो टीम चुनी है जो अंडरडॉग्स हैं। अच्छा। पीएसएल की बात करें तो सबसे ज़्यादा टीम कौन सी मार खाती थी? लाहौर कलंदर। तो बस लाहौर कलंदर के सपोर्टर बन गए। अकेला। मतलब सियालकोट में थे, मतलब लाहौर कलंदर के सपोर्टर बन गए। आईपीएल में आरसीबी के सपोर्टर कभी नहीं जीत, मेरा होता है कि टीम ये वाली जीतते हैं। अच्छा मतलब अच्छा विराट कोहली की टीम नहीं जीती तो आरसीबी वहां पे आईपीएल में, और अच्छा। पाकिस्तान का आपको पता है हम वहां पे तो ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, हम कभी बार जीत ही जाते हैं। तो हाँ। हमेशा से मेरा ये कोशिश होती है मैं अंडरडॉग को सपोर्ट करूं। इसी तरह आर्सेनल भी उस टाइम पे अंडरडॉग थी, सो आई सपोर्टेड देम और आज तक उन्हीं के साथ है। अच्छा, ये बताएं कि कोई सबसे अजीब चीज़ जो आपने कभी खाई हो। अजीब चीज़ अभी लास्ट मंथ में ही मैंने सुशी ट्राई की थी। बेसिकली मैं उसका हमेशा से मैं सोचता था कि क्यों लोग खाते हैं, तो बस दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, वो ट्राई की और कच्ची थी वो, और वो काफ़ी कच्ची काफ़ी अजीब मछली थी। की जो। मतलब मेरा इरादा था कि मैं कभी ट्राई नहीं करूँगा, अच्छा। लेकिन वो पता नहीं आई ट्राइड, तो इट वाज क्वाइट बैड। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग इतना पैसा खर्च करते हैं हम्म। ऐसी चीज़ खाने के लिए। तो वैसे ये है कि सुशी बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में। हाँ, पॉपुलर होगी। लेकिन हम ये है हम कि मसालों वाले हैं, हम हमें मसाला पसंद है, यहाँ पे ज़रा स्पाइस का शौक करते हैं। अच्छा, ये चले आपको सुशी पसंद नहीं आई तो पसंद क्या है आपको? या पाकिस्तानी हमारे देसी खाने हैं, बिरयानी, नहारी, अच्छा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पाए का इतना शौकीन नहीं हूँ, अब थोड़ा बहुत अ, कढ़ाई, बीफ, अगर अच्छा बनाओ बीफ कढ़ाई तो वो ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, चलिए इसी से ये पूछते हैं आपसे कि अगर आपको सज़ा दे दी जाए कौन सी कि सज़ा दे रहे हैं आप? ये कि तमाम उम्र आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिश पे ज़िंदा रहना है, सो व्हाट शुड बी द डिश? बिरयानी पे रह लेंगे। बिरयानी? बिरयानी ऑल टाइम, आपको पता है अरे वाह! हमारी मुल्क की, बेशक आलू वाली हो, आलू के बगैर हो, सरवाइव कर लेंगे। अरे साथ एक वाह! कोक की बोतल हो तो और क्या ही बात है। वाह भाई तो वाह! सारी ज़िंदगी बिरयानी पे। हाँ, अगर कराची वाली स्पेशल बिरयानी हो, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी पीछे से कराची का है, तो वहाँ पे जो बिरयानी बनती थी पंजाब में उस तरह की नहीं बनती। बिल्कुल। यहाँ पे तो ज़रा पुलाव के नाम पे बिरयानी बेच रहे होते हैं। बिल्कुल। उनको तो अल्लाह ही पूछे, लेकिन ये है कि कराची वाली बिरयानी हो, हुँ, स्पाइस उसके मेंटेन हो, हुँ। साथ एक कोक की बोतल हो, तो गुजार देंगे ज़िंदगी अच्छा, पूरी। ये बताएँ कि बिरयानी में अगर इलायची आ जाए नहीं नहीं खाते सर, वक़्त, ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें नहीं करते? चलें सही है। अच्छा, ये बताएँ कि दुनिया में कोई ऐसा शहर जो आपको इतना पसंद हो कि आप बकिया माँदा ज़िंदगी वहीं पे गुज़ार दें? मुझे हमेशा से इस्तांबुल जाने का शौक है। अच्छा, मतलब मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ किसी तरह। तुर्की है। हाँ, तुर्की। असल में इस्तांबुल की वजह ये है कि आपको शौक होता है ना देखने का, कि यूरोपियन कल्चर देखना है, यूएस कल्चर देखना है, हुँ, हुँ, हुँ। देसी कल्चर देखना है, एशियन कल्चर देखना है। मुझे लगता है इस्तांबुल सारा समाया हुआ है, हर चीज़ वहाँ पे। एशियन कल्चर भी है, मुस्लिम कल्चर भी है, हुँ, हुँ। हिस्टोरिकली क्रिश्चियन कल्चर भी है। हुँ, 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 तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ सारी ज़िंदगी रहूँ तो शायद बोर ना हूँ। मैं भी अगर जाके देखा जाए, मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया, हुँ, हुँ। पढ़ा ही है, देखा है वीडियोज़ में। बट हो सकता है जिन्होंने विज़िट किया वो कह रहे हो ये क्यों इस्तांबुल का नाम ले रहा है, मे बी पेरिस का ले सकता था या ग्रीस में किसी शहर का। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ पे जो है ना सेटल रहूँगा सारी ज़िंदगी, अगर मुझे कोई सज़ा दी जाए वहीं कि रहने की। वहाँ पे हिस्ट्री भी है, वहाँ पे हिस्ट्री भी मॉडर्न है, भी है। खाना खाना अच्छा है, हाँ, खाने का बहुत मुस्लिम चर्चा है। कल्चर भी है, यूरोपियन कल्चर भी है, हाँ, म्यूज़िक है उनका, उनकी ड्रेसिंग सेंस, और हाँ। जगह खूबसूरत हैं, हिस्टोरिकल जगह हैं, और नई जगह हैं। और अर्तुगरुल भी है, हम अर्तुगरुल भी सबका है, हीरो। हम सबका हीरो अर्तुगरुल भी है, तो बिल्कुल इस्तांबुल इट इज़। सही। तो आपको अर्तुगरुल बनना पसंद है या कि कुर्दोगलू नहीं, या अर्तुगरुल ठीक। सुलेमान शाह? नहीं, अर्तुगरुल ठीक है, अर्तुगरुल। अर्तुगरुल अच्छा, ठीक है। मजे की बात, मैंने अर्तुगरुल वैसे अभी तक देखा नहीं है। अच्छा। बहुत अरे पॉपुलर है, यार! वो बहुत लंबा सीजन है, टाइम नहीं मिलता ना सर, फ्रीलांसिंग भी तो करनी होती है। हाँ, ये बात भी है। हाँ, तो कोविड में भी नहीं मौका मिला नहीं, देखने कोविड में का? भी टाइम, वो बहुत लंबा सीजन है, कभी जिंदगी में टाइम मिला तो जरूर देखेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सैफ। यू वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज फन, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। जी, बिल्कुल। और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।